पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पर यूनिट सिस्टम फॉर सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम में पर यूनिट वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि थ्री फेज सिस्टम में पर यूनिट वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन थ्री फेज सिस्टम में पर यूनिट वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं इसको जानने से पहले एक स्मॉल छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसके एक्चुअल वैल्यू को बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी को बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें उस क्वांटिटी का पर यूनिट वैल्यू प्राप्त होता है। अगर हमें एक्चुअल वैल्यू प्राप्त करना है और पर यूनिट वैल्यू पता है तो उस पर यूनिट वैल्यू को उसके बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे हमें एक्चुअल वैल्यू प्राप्त होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ये आपका शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन टॉपिक का ये चौथा लेक्चर है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं थ्री फेज सिस्टम में पर यूनिट वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में। थ्री फेज सिस्टम आर सोल्व्ड ऑन सिंगल फेज बेसिस। थ्री फेज सिस्टम को सिंगल फेज बेसिस पे सोल्व किया जाता है, यानी थ्री फेज सिस्टम को सिंगल फेज में कन्वर्ट करके और पर यूनिट वैल्यू प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको थ्री फेज के VA पता है तो जो बेस के VA आप मानेंगे वो थ्री फेज के VA को जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो आपको सिंगल फेज का KVA पता चलेगा और वही सिंगल फेज का KVA बेस के VA कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज यानी फेज वोल्टेज को, यानी एक फेज का जो वोल्टेज होगा फेज वोल्टेज, उसको हम लोग बेस वोल्टेज एज्यूम करते हैं और बेस के VA को बेस वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो हमें बेस करंट प्राप्त होगा। और बेस इम्पीडेंस निकालने के लिए बेस वोल्टेज का स्क्वायर बटा बेस के VA, इस फार्मूला से आप बेस इम्पीडेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपका वही है जो सिंगल फेज सिस्टम के लिए था। स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए पर यूनिट वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको सिंगल फेज में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बिना सिंगल फेज में कन्वर्ट किए हुए भी पर यूनिट वैल्यू प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आप जो थ्री फेज के VA है उसको ही बेस के VA मानिए। अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो थ्री फेज के VA को, जो आपका ये थ्री फेज के VA है, इसको आप बेस के VA मानिए और बेस वोल्टेज आपको लाइन टू लाइन वोल्टेज को मानना होगा। बेस वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज को बेस वोल्टेज मानिए और बेस इम्पीडेंस का वैल्यू आपको इसी फार्मूला से मिल जाएगा। ये जो फार्मूला है बेस इम्पीडेंस का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो आप इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। बेस वोल्टेज का स्क्वायर बटा बेस के VA, जहाँ आपका ये बेस वोल्टेज जो है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज है और ये बेस के VA जो है वो थ्री फेज के VA है। तो आप डायरेक्ट थ्री फेज के VA रख के और लाइन टू लाइन वोल्टेज रख के आप बेस इम्पीडेंस का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम स्टार कनेक्टेड है तो सिंगल फेज में कन्वर्ट करके भी आप निकाल सकते हैं और स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए बिना सिंगल फेज में कन्वर्ट किए हुए भी पर यूनिट वैल्यू निकाला जा सकता है। उसी को हमने यहाँ पे नोट में लिखा है कि द सेम एक्सप्रेशन ऑफ पर यूनिट इम्पीडेंस इज ऑब्टेन्ड इफ़ बेस के VA इज थ्री फेज के VA। अगर बेस के VA आपका थ्री फेज के VA है और बेस वोल्टेज जो है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज है, बेस वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज और बेस के VA थ्री फेज के VA है, तो भी बेस इम्पीडेंस का वैल्यू या पर यूनिट इम्पीडेंस का वैल्यू सेम आएगा जो आप सिंगल फेज में कन्वर्ट करके निकालते थे, उतना ही वैल्यू आएगा। अगर आप बेस के VA थ्री फेज के VA ले रहे हैं
और बेस वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज ले रहे हैं, लेकिन ये वैलिड है सिर्फ स्टार कनेक्शन के लिए, डेल्टा कनेक्शन के लिए ये वैलिड नहीं है। और बेस करंट का वैल्यू इस केस में, अगर आप 3 फेज के VA को बेस के VA ले रहे हैं और लाइन टू लाइन वोल्टेज को बेस वोल्टेज ले रहे हैं, उस केस में आप बेस करंट का वैल्यू निकालेंगे 3 फेज बेस के VA बटा √3 इंटू लाइन वोल्टेज, क्योंकि आप जानते हैं 3 फेज के VA इक्वल टू होता है √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट। तो वहाँ से हम लोग, अगर हम 3 फेज सिस्टम को ही अगर हम बेस मान रहे हैं तो उस केस में आपको बेस करंट का वैल्यू इस फार्मूला से मिलेगा 3 फेज के VA बटा √3 इंटू लाइन वोल्टेज। अभी तक हम लोग पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए डिस्कस किए, ये प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए, ये सेपरेट इक्विपमेंट के लिए, इंडिविजुअल इक्विपमेंट के लिए। लेकिन अगर अल्टरनेटर जो है हमारा ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है तो उस केस में हम लोग पर यूनिट वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर्किट कनेक्टेड बाय ट्रांसफार्मर, यानी कि अगर हमारा सर्किट ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है और अल्टरनेटर का KVA कुछ और है, ट्रांसफार्मर का KVA कुछ और है, अल्टरनेटर का वोल्टेज कुछ और है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कुछ और है, तो उस केस में हम लोग बेस वैल्यू क्या मानते हैं। तो उसके लिए है कि फॉर एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, किसी इंटरकनेक्टेड सिस्टम के लिए बेस KVA इज सेम फॉर इंटायर सिस्टम। बेस KVA आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वो पूरे सिस्टम के लिए, चाहे वो अल्टरनेटर हो या ट्रांसफार्मर हो या और भी कुछ हो, उसमें पूरे सिस्टम के लिए बेस KVA कॉमन होता है, एक ही बेस KVA होता है, वो पूरे सिस्टम के लिए होगा। बट बेस वोल्टेज इज डिफरेंट, बेस वोल्टेज जो है वो अलग अलग सेक्शन के लिए डिफरेंट होगा। बेस वोल्टेज इज टेकन सच दैट देयर रेशियो इज सेम एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी कि बेस वोल्टेज इस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है, अलग अलग सेक्शन के लिए इस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वही बेस KVA का भी रेशियो हो। इसको हम एग्जांपल के थ्रू आगे डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ए 3 फेज सिस्टम, ए 3 फेज 5000 KVA 6.6 kV जनरेटर हैविंग 12% सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, यानी कि एक 3 फेज जनरेटर है, यानी अल्टरनेटर है, जिसकी रेटिंग है 5000 KVA और उसका जो वोल्टेज है 6.6 kV। 6.6 kV वोल्टेज कहने का मतलब है कि ये लाइन वोल्टेज है। हैविंग 12% सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, यानी कि उस जनरेटर का जो रिएक्टेंस है वो 12% है। ये 3 फेज फॉल्ट अकर्स एट इट्स टर्मिनल, यानी कि इस जनरेटर के टर्मिनल पे 3 फेज फॉल्ट होता है, तो उस केस में आपको फॉल्ट करंट का वैल्यू क्या होगा, फॉल्ट MVA कितना होगा, ये आपको पता करना है। यहाँ सब ट्रांजिएंट वर्ड से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जब फॉल्ट होता है उस केस में सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है और जो रिएक्टेंस है वो 3 टाइप के हो जाते हैं। जो स्टार्टिंग के 1-2 साइकिल होते हैं उसको हम लोग सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस कहते हैं, उस समय जो रिएक्टेंस होता है, और उसके अगले 5-6 साइकिल में जो रिएक्टेंस होता है उसको ट्रांजिएंट रिएक्टेंस कहते हैं। और फिर जब हमारा सिस्टम स्टेबल हो जाता है तो उस समय जो रिएक्टेंस होता है उसको स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस कहा जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। पर यूनिट वैल्यू आपका अल्टरनेटर का दिया हुआ है 0.12 पर यूनिट। 12% जो अल्टरनेटर का रिएक्टेंस दिया हुआ है ये पर यूनिट वैल्यू है, यानी कि 0.12 उस अल्टरनेटर का, यानी उस जनरेटर का पर यूनिट रिएक्टेंस है। तो जब पर यूनिट वैल्यू उस अल्टरनेटर का दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यह वैल्यू उसके रेटिंग को बेस मानते हुए ये पर यूनिट वैल्यू निकाला हुआ है। यानी कि जो अल्टरनेटर है उसका रेटिंग था 5000 KVA और जो बेस वोल्टेज है वो उसका जो अल्टरनेटर का जो KVA है वो 5000 KVA है और जो वोल्टेज है
वो 6.6 kV है, तो उसी को बेस मानते हुए ये पर यूनिट वैल्यू निकाला हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि थ्री फेज सिस्टम में हम लोग थ्री फेज सिस्टम में जो पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं वो उसे सिंगल फेज में कन्वर्ट करके निकालते हैं। यानी कि ये जो बेस kVA है वो 5000/3, और जो बेस वोल्टेज है वो बेस वोल्टेज क्या होता है, जो फेज वोल्टेज को बेस वोल्टेज हम लोग मानते हैं। यानी बेस वोल्टेज 6.6/√3, ये मानते हुए कि वो सिस्टम स्टार कनेक्टेड है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है, तो आप उसे स्टार कनेक्शन मान के ही सॉल्व करेंगे। तो उस केस में आपका बेस वोल्टेज जो है वो 6.6/√3 हो जाएगा, और बेस kVA जो है वो 5000/3। ये हमने उसको थ्री फेज सिस्टम को सिंगल फेज में कन्वर्ट करके बेस वैल्यू माना, और इसी बेस वैल्यू पे इस अल्टरनेटर का पर यूनिट रिएक्टेंस दिया हुआ है। और अल्टरनेटर का जो वोल्टेज है 6.6 kV है, तो इसका वैल्यू अल्टरनेटर का जो वोल्टेज है, जनरेटर का वोल्टेज, इसका पर यूनिट वैल्यू क्या होगा, इसका पर यूनिट वैल्यू 1 पर यूनिट होगा, क्योंकि इसी के वैल्यू को, जनरेटर के ही वैल्यू को, जनरेटर के वोल्टेज को ही बेस भी माना गया है। तो जब उसी क्वांटिटी को उसी के बेस वैल्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें 1 पर यूनिट मिलेगा। तो इसलिए जनरेटर का जो वोल्टेज है उसका पर यूनिट वैल्यू 1 पर यूनिट होगा। यहाँ पे आप 6.6/√3 और यहाँ पे 6.6/√3 करेंगे तो ये सिंगल फेज वोल्टेज पता चलेगा, क्योंकि हमने सारे क्वांटिटी को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर लिया है। और ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है जिसमें एक अल्टरनेटर शो कर रहे हैं, और उस अल्टरनेटर का जो वोल्टेज है वो 1 पर यूनिट शो कर रहे हैं पर यूनिट में, और जो उस अल्टरनेटर का रिएक्टेंस है वो 0.12 पर यूनिट है। और इसका जो टर्मिनल है वहाँ पे फॉल्ट होता है जो F से डिनोट है, और थ्री फेज फॉल्ट है, और इस फॉल्ट के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितना MVA का ये फॉल्ट है, यही हमें पता करना है। तो ये जो सिंगल लाइन डायग्राम था इसका हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में भी कोई खास चेंज नहीं होगा, वही है, बस इक्विवेलेंट सर्किट इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस इक्विवेलेंट सर्किट से हमें थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रिएक्टेंस प्राप्त करना होता है। तो आप जानते हैं कि जिस ब्रांच के थ्रू हमें करंट पता करना होता है थेवेनिन मेथड में, उस ब्रांच को ओपन कर दिया जाता है, और उस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं, और उस ब्रांच के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होता है उसको थेवेनिन रिएक्टेंस कहते हैं। तो हमें फॉल्ट करंट का वैल्यू इसी लाइन में प्राप्त करना था, तो इस लाइन को हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा, और इसी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा वो थेवेनिन रिएक्टेंस कहलाएगा। तो इधर का सिस्टम में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि और कोई इक्विपमेंट इसमें नहीं है, एक ही जनरेटर है और एक ही रिएक्टेंस है। तो ये जो टर्मिनल है, ओपन टर्मिनल है, इसके अक्रॉस जो थेवेनिन वोल्टेज होगा वो 1 पर यूनिट ही होगा, क्योंकि कहीं पे कोई ड्रॉप होगा नहीं। सर्किट ओपन है, करंट फ्लो कर नहीं रहा है, इसलिए आपका थेवेनिन वोल्टेज जो है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका 1 पर यूनिट ही होगा। उसी प्रकार से जो थेवेनिन रिएक्टेंस है वो भी एक सिंगल रिएक्टेंस है, और तो कोई रिएक्टेंस है नहीं, तो इसलिए जो थेवेनिन रिएक्टेंस होगा वो भी आपका 0.12 पर यूनिट ही होगा। अब हम लोग फॉल्ट करंट का पता करेंगे। तो फॉल्ट करंट निकालने के लिए थेवेनिन वोल्टेज को थेवेनिन रिएक्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें फॉल्ट करंट पता चलेगा। थेवेनिन वोल्टेज हमारा 1 पर यूनिट था, थेवेनिन रिएक्टेंस 0.12 पर यूनिट था। इन दोनों को जब रेशियो लेंगे तो हमें मिलेगा 8.34 पर यूनिट, यानी फॉल्ट करंट का वैल्यू हमें पता चल गया 8.34 पर यूनिट। लेकिन ये फॉल्ट करंट हमारा पर यूनिट वैल्यू में है, इसे हम लोग एम्पियर में अगर निकालना चाहते हैं तो हमें इस फॉल्ट करंट को यानी पर यूनिट वैल्यू को इसके
बेस करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। जब बेस करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो पर यूनिट वैल्यू है ये हमारा एम्पियर में एक्चुअल वैल्यू प्राप्त होगा। तो पहले हम लोग बेस करंट निकालते हैं कि बेस करंट कितना होगा। तो चूँकि हम लोग जो बेस केवीए और बेस वोल्टेज माने हैं इसको हमने सिंगल फेज में कन्वर्ट करके माना है, तो इसलिए सिंगल फेज का जो हमारा बेस केवीए है और जो हमारा बेस वोल्टेज है दोनों सिंगल फेज बेसिस पे है, तो दोनों के रेशियो से हमें बेस करंट प्राप्त होगा। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें बेस करंट मिलेगा और बेस करंट का जो वैल्यू है वो आएगा 437.386, इतना एम्पियर आपका बेस करंट मिलेगा। चूँकि ये 5000 केवीए था इसलिए केवीए है, के हटाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये चूँकि लाइन टू लाइन वोल्टेज था और हमने बेस वोल्टेज जो माना है वो फेज वोल्टेज माना है, इसलिए 6.6/√3 है ये। और ये भी किलो वोल्ट था इसलिए किलो जब हटाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें बेस करंट प्राप्त हुआ। जब हमें बेस करंट पता चल गया और फॉल्ट करंट का पर यूनिट वैल्यू भी पता है, तो हम फॉल्ट करंट को एम्पियर में पता कर सकते हैं। यानी कि जो पर यूनिट वैल्यू है और जो बेस करंट है दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस फॉल्ट करंट का वैल्यू एम्पियर में पता चलेगा। तो फॉल्ट करंट का वैल्यू 8.34 पर यूनिट और जो बेस करंट था 437.386, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 3647.74 एम्पियर आपका फॉल्ट करंट हुआ। ये फॉल्ट करंट आपका एम्पियर में हुआ और पीछे जो निकला था वो पर यूनिट वैल्यू में था। और अब हम लोग फॉल्ट एमवीए निकालेंगे। तो जो फॉल्ट करंट है पर यूनिट वैल्यू, इसको अगर आप जो 3 फेज एमवीए है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या 3 फेज केवीए जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट 3 फेज का फॉल्ट एमवीए पता चलेगा। तो पर यूनिट वैल्यू आपका 8.34 है और जो एमवीए रेटिंग है वो एमवीए रेटिंग 5000 केवीए है। तो 5000 केवीए के बदले में 1000, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको वो फॉल्ट एमवीए पता चलेगा। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 41.7 × 10⁶ वोल्ट एम्पियर, क्योंकि हमने किलो के बदले में 1000 लिख दिया था इसलिए ये वोल्ट एम्पियर है। और 10⁶ को हम लोग मेगा कहते हैं इसलिए ये आपका हो गया 41.7 MVA, ये आपका फॉल्ट MVA हो गया। फॉल्ट MVA को एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं, वो हम इस एग्जाम्पल में डिस्कस नहीं किए हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है ए 3 फेज 11 kV 5000 kVA जनरेटर हैज़ स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस, जिसको XD से डिनोट किया जाता है, ऑफ 20%। यानी कि एक 3 फेज जनरेटर है जिसका लाइन वोल्टेज है 11 kV और 3 फेज केवीए रेटिंग है 5000 kVA और जो स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस है वो है 20%। इट इज़ कनेक्टेड टू ए 3000 kVA ट्रांसफार्मर हैविंग 5% लीकेज रिएक्टेंस एंड रेशियो ऑफ 11/33 kV। यानी कि यह जो जनरेटर है वो एक ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है और वो ट्रांसफार्मर 3000 kVA का है और उस ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है वो 5% है लीकेज रिएक्टेंस। और जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड 11 kV है और सेकेंडरी साइड 33 kV है। द 33 kV साइड इज कनेक्टेड टू ए ट्रांसमिशन लाइन। जो 33 kV साइड है वो एक ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है। ये 3 फेज फॉल्ट अकर एट द ट्रांसमिशन लाइन और उस ट्रांसमिशन लाइन में एक 3 फेज फॉल्ट होता है। द सीरीज रिएक्टेंस बिटवीन फॉल्टेड पॉइंट एंड द ट्रांसफार्मर इज 30 ओम। यानी कि ट्रांसफार्मर और जहाँ पे फॉल्ट होता है इनके बीच जो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है वो 30 ओम है। कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट फॉल्ट करेंट, यानी कि हमें फॉल्ट करेंट का वैल्यू ज्ञात करना है। और एज्यूमिंग नो लोड प्रायर टू फॉल्ट, ये मानते हुए कि फॉल्ट के पहले सिस्टम में कोई लोड नहीं था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले दिए गए सिस्टम के अनुसार हम एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम आपका इज शोन इन फिगर में दिखाया गया है, जिसमें कि 11 kV का और 5000 kVA का ये आपका जनरेटर है। और इस जनरेटर का जो रिएक्टेंस है वो है 0.2 पर यूनिट। 20% कहने का मतलब है कि 0.2 पर यूनिट। और यह जो अल्टरनेटर है, जनरेटर है, वो एक ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है और वो ट्रांसफार्मर आपका 3000 kVA का है। और इसका प्राइमरी साइड 11 kV है, सेकेंडरी साइड 33 kV है। और इस ट्रांसफार्मर का जो लीकेज रिएक्टेंस है, जो रिएक्टेंस होता है वो 5% है, यानी 0.05 पर यूनिट है। और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी आपको एक ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। और इस ट्रांसमिशन लाइन में ही किसी पॉइंट पे फॉल्ट होता है और ये बताया गया है कि ट्रांसफार्मर और उस फॉल्टेड पॉइंट के बीच का जो इम्पीडेंस है वो 30 ओम है। यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि आपको ये बात ध्यान देनी है कि ये जो आपका रिएक्टेंस दिया हुआ है जनरेटर का 0.2 पर यूनिट यानी 20%, ये आपको इसके अपने बेस पे दिया हुआ है। इसका अपना जो बेस है, इस बेस पे ये इसका रिएक्टेंस दिया हुआ है। और ट्रांसफार्मर का जो ये जो रिएक्टेंस दिया हुआ है 0.05 पर यूनिट, ये आपको इस ट्रांसफार्मर के बेस पे दिया हुआ है, यानी कि इसके केवीए और इसके वोल्टेज को मानते हुए ये आपका पर यूनिट वैल्यू दिया हुआ है। और ये आपका पर यूनिट वैल्यू नहीं है, इसे हमें पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो इस सिस्टम में आपका अल्टरनेटर 5000 kVA का है, ट्रांसफार्मर 3000 kVA का है। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरकनेक्टेड सिस्टम ये है, इसलिए हम लोग एक कॉमन kVA या कॉमन MVA पर यूनिट वैल्यू इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉमन MVA लेते हैं, कॉमन kVA लेते हैं। तो आप चाहें तो 5000 kVA को भी कॉमन आपको बेस kVA मान सकते हैं, या 3000 kVA को भी आप बेस kVA मान सकते हैं, या इन दोनों से हट के किसी और वैल्यू को भी आप kVA मान सकते हैं। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हम यहाँ पे आपको 5000 kVA को हम यहाँ पे बेस kVA मान रहे हैं। और पिछले एग्जाम्पल में हमने उसको सिंगल फेज में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था। इस केस में हम 3 फेज में ही लेकर के सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिस्टम जो है वो स्टार कनेक्टेड है। ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन जब तक ये नहीं कहा जाए कि डेल्टा कनेक्टेड है तो आपका सिस्टम स्टार कनेक्टेड है। तो हम कॉमन kVA जो लेंगे वो 5000 kVA, जनरली जो हाईएस्ट kVA होता है उसी को हम लोग बेस मान लेते हैं। तो बेस kVA हम लोग 5000 kVA मानेंगे। और यहाँ से यहाँ जो लाइन है ये आपका 11 kVA का लाइन है, और इधर जो है ये आपका 33 kVA का लाइन है। तो हम इस सेक्शन के लिए हम लोग 11 kVA को बेस kVA मानेंगे, और इधर वाले सेक्शन के लिए 33 kVA को बेस kVA मानेंगे। एज्यूमिंग कॉमन बेस kVA 5000 kVA, हमने मान लिया कि 2 प्रकार का kVA हमें मालूम है, लेकिन हमें एक कॉमन बेस kVA लेना है। तो हमने जो हाईएस्ट है उसको हमने कॉमन बेस kVA मान लिया 5000 kVA। आप इसको भी सिंगल फेज में कन्वर्ट करके 5000/3 बेस kVA ले सकते थे, लेकिन हम पिछले एग्जांपल में सिंगल फेज में कन्वर्ट करके लिए हैं। और चूँकि सिस्टम स्टार कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम 3 फेज kVA को ही बेस kVA मान रहे हैं। उस केस में हमारा जो बेस वोल्टेज है वो हमारा लाइन वोल्टेज हो जाएगा, जो कि 11 kV है। तो ये जो बेस वोल्टेज है वो 11 kV जनरेटर साइड के लिए, लेकिन 33 kV बेस kVA हमारा होगा ट्रांसमिशन लाइन साइड के लिए। जैसा कि हमने अभी देखा था कि 2 सेक्शन हैं उसमें, एक सेक्शन हमारा 11 kV में का था, दूसरा सेक्शन 33 kV का था। तो बेस वोल्टेज हम लोग हर सेक्शन के लिए अलग अलग लेंगे। जनरेटर का जो रिएक्टेंस है वो 0.2 पर यूनिट आपका दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ था आपका 5000 kVA को बेस मानते हुए और 11 kV को बेस मानते हुए। और अभी जो हमने
कॉमन जो बेस के भी माना है वो भी 5000 ही है, और बेस वोल्टेज जनरेटर का रिएक्टेंस जो है वो 11 के भी साइड में है, तो बेस वोल्टेज भी हमारा 11 के भी ही है, इसलिए हमारा ये पर यूनिट वैल्यू चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये जिस बेस पे ये निकाला हुआ है जिस वही हमारा बेस वोल्टेज भी यहाँ पे भी हम एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है जो कि 0.05 पर यूनिट दिया हुआ था, ये वैल्यू आपका चेंज कर जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस जो 0.05 पर यूनिट है ये आपका 3000 kVA पे दिया हुआ था, 3000 बेस kVA एज्यूम करके था, लेकिन हमने जो कॉमन बेस kVA माना है वो 5000 kVA माना है। जो हमारा कॉमन बेस kVA है वो 5000 kVA है, और ये ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस जो दिया हुआ था ये 3000 kVA पे था, इसलिए हमको इसको नए kVA पे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि ओल्ड बेस वोल्टेज और ओल्ड MVA पर अगर आपको पता है पर यूनिट वैल्यू, तो न्यू बेस kVA पे और न्यू बेस वोल्टेज पे कैसे निकालते हैं, उसी का यूज करके कि 5000 MVA न्यूमरेटर में 5000 kVA और 3000 kVA ओल्ड वाला डिनोमिनेटर में। और इसमें यहाँ पे हमने बेस वोल्टेज इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बेस वोल्टेज हमारा सेम ही है, बेस वोल्टेज हमारा सेम है, इसलिए वो न्यू वाला भी ओल्ड वाला भी ये दोनों सेम है, इसलिए सिर्फ MVA हमारा यहाँ पे चेंज किया है। यानी कि ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस आपका हो गया, ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस का जो न्यू वैल्यू हो गया पर यूनिट वैल्यू वो हो गया 0.25/3 यानी कि 0.084 पर यूनिट। अब हम लोग बेस इम्पीडेंस निकालते हैं ट्रांसमिशन लाइन साइड का। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन साइड में जो रिएक्टेंस दिया हुआ है वो आपका ओम में दिया हुआ है, ओम में, लेकिन हमें सारे क्वांटिटीज़ को पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें उस 30 ओम को पर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा 30 ओम जो रिएक्टेंस दिया हुआ था ट्रांसफार्मर और फॉल्ट पॉइंट के बीच का, तो इस 30 ओम को बेस इम्पीडेंस से भाग लगाना होगा। और बेस इम्पीडेंस कैसे निकलेगा? बेस इम्पीडेंस निकालने के लिए फार्मूला बताए थे कि बेस वोल्टेज का स्क्वायर बटा बेस kVA, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो 3 फेज kVA है वही बेस kVA है, ये तो कॉमन है पूरे के लिए। और जिस साइड का जो रिएक्टेंस है वो 33 kV का है, तो इसलिए हमारा उस साइड के लिए हमारा 33 kV जो है वो बेस kVA होगा, बेस वोल्टेज होगा। यानी कि बेस वोल्टेज की जगह पे हम 33 kV रखेंगे, यानी 33 × 1000, और जो बेस kVA है वो तो कॉमन है पूरे के लिए, यानी 5000 kVA के हटाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करके हमको आया 217.8 ओम। ये हमारा बेस इम्पीडेंस निकला उस सेक्शन का, 33 kV वाले सेक्शन का बेस इम्पीडेंस। और अगर हमें पर यूनिट वैल्यू निकालना है उस 30 ओम का, तो हमें उसको बेस इम्पीडेंस से भाग लगाना होगा, यानी पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए 30 बटा बेस इम्पीडेंस, और यानी 30 बटा 217.8, ये अंडरलाइन मिस्टेक से है, 30 बटा 217.8, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 0.1377 पर यूनिट। यानी वो जो रिएक्टेंस था 30 ओम का, उसका पर यूनिट वैल्यू हुआ 0.1377 पर यूनिट। अब हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उस रिएक्टेंस डायग्राम में आपका जो जनरेटर का जो वोल्टेज है वो तो 1 पर यूनिट होगा, क्योंकि बेस kVA आप वही है, बेस kVA जो जनरेटर का है उसी को कॉमन बेस kVA माने हैं, और जो बेस वोल्टेज है जनरेटर साइड का बेस वोल्टेज, तो उस साइड के लिए वही बेस वोल्टेज भी है, इसलिए वो बेस वोल्टेज जो है वो पर यूनिट वैल्यू में 1 पर यूनिट हो गया। और 0.2 ये आपका जनरेटर का रिएक्टेंस है, और 0.84 ये आपका 0.084 ये आपका ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस है, और यह इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था 5000 kVA पे। और ये जो है आपका ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है,
पर यूनिट में। तो ये सारे वैल्यू आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि सारे सीरीज में ही कनेक्टेड हैं। और ये आपका F जो है वो फॉल्ट पॉइंट है, जहाँ पे फॉल्ट हुआ है, और यहीं पे हमें निकालना है कि कितना फॉल्ट करंट इसमें फ्लो कर रहा है। इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि ट्रांसफार्मर में पर यूनिट वैल्यू लेफ्ट प्राइमरी साइड में हो, रेफर टू प्राइमरी साइड या रेफर टू सेकेंडरी साइड, पर यूनिट वैल्यू दोनों साइड में इक्वल ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस रिएक्टेंस डायग्राम का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने जिस ब्रांच के थ्रू हमें करंट प्राप्त करना है, फॉल्ट करंट, उसको ओपन कर दिया और बाकी सारा हमारा ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर हमारा 1 पर यूनिट वोल्टेज हो गया, ये जनरेटर का रिएक्टेंस हो गया, ये ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस हो गया, और ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है। और इसके थ्रू हमें फॉल्ट करंट पता करना है, तो उसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करके जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। तो चूँकि आपका ये सर्किट ही ओपन हो गया, इसलिए कोई ड्रॉप होगा नहीं, इसलिए जो सोर्स वोल्टेज है वही वोल्टेज इस टर्मिनल के क्रॉस भी होगा। तो ये यही आपका थेवेनिन वोल्टेज होगा, जो कि 1 पर यूनिट हुआ। और थेवेनिन रिएक्टेंस निकालना है, तो सारे रिएक्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो थेवेनिन रिएक्टेंस आपका इन तीनों का सम आपका थेवेनिन रिएक्टेंस होगा, जो कि हो गया 0.2 प्लस 0.084 प्लस 0.137, और इनको सबको जोड़ करके आपको 0.421 पर यूनिट आपका थेवेनिन रिएक्टेंस हुआ। और अब हमें फॉल्ट करंट अगर पता करना है, तो थेवेनिन वोल्टेज को थेवेनिन रिएक्टेंस से भाग लगाएंगे, तो हमें फॉल्ट करंट पर यूनिट में पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी पर यूनिट में हैं। तो थेवेनिन वोल्टेज तो हमारा 1 पर यूनिट है, और थेवेनिन रिएक्टेंस जो है वो आपका 0.421 ये अभी हमने प्राप्त किया था। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.375 पर यूनिट, यानी फॉल्ट करंट का वैल्यू 2.375 पर यूनिट मिला। अब उस पर यूनिट वैल्यू को, जो फॉल्ट करंट का पर यूनिट वैल्यू है, उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में। तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमको बेस करंट से भाग लगाना होगा। तो जब बेस करंट से भाग लगाएंगे तो पहले हमें बेस करंट पता करना होगा। तो बेस करंट चूँकि हम लोग यहाँ पे थ्री फेज के वी को बेस के वी माने हैं, और लाइन वोल्टेज को बेस वोल्टेज माने हैं। तो यहाँ पे हम बेस करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं 5000 kVA बटा √3 इंटू लाइन वोल्टेज, जो हमने स्टार्टिंग में बताया। अगर हम सिंगल फेज लिए हुए होते तो ये सिर्फ सिंगल फेज kVA बटा लाइन वोल्टेज से बेस करंट मिल जाता है। लेकिन चूँकि हमने थ्री फेज kVA को बेस kVA माना है और लाइन टू लाइन वोल्टेज को बेस वोल्टेज माना है, तो हमें बेस करंट मिलेगा 5000 kVA बटा √3 इंटू लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 87.477 एम्पियर ये हमारा बेस करंट प्राप्त हुआ। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप पहले क्वेश्चन की तरह सिंगल फेज में कन्वर्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो जब हमें बेस करंट पता चल गया, तो एक्चुअल फॉल्ट करंट जो कि एम्पियर में कितना होगा वो हमें पता करने के लिए उसके पर यूनिट वैल्यू को बेस करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पर यूनिट वैल्यू आपका 2.375 था पर यूनिट वैल्यू, और बेस करंट जो है 87.47 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 208 एम्पियर जो है ये आपका फॉल्ट करंट प्राप्त हुआ। अब हम लोग फॉल्ट MVA निकालते हैं। तो फॉल्ट MVA निकालने के लिए जो फॉल्ट करंट का जो पर यूनिट वैल्यू है उसको थ्री फेज MVA से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फॉल्ट MVA पता चल जाएगा। तो हमें जो फॉल्ट करंट है वो 2.375 था, और जो थ्री फेज MVA जो था जनरेटर का 5000 kVA था। तो 5000 kVA को हम 5 MVA भी कह सकते हैं। तो जब हम इसको MVA में कन्वर्ट कर दिए तो ये हमारा जो रिजल्टेंट आया 11.875 ये MVA हो गया। ये MVA में आएगा, क्योंकि यहाँ 5 को हमने
MVA, ये 5 MVA है, यानी कि फॉल्ट MVA का वैल्यू 11.875 प्राप्त हुआ। फॉल्ट MVA को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे और इस तरीका का उपयोग करके आप पहले वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते थे, जो कि हमने वहाँ पे नहीं बताया था कि फॉल्ट MVA अगर हमें निकालना है तो √3 इंटू सिस्टम वोल्टेज इंटू फॉल्ट करंट, √3 इंटू सिस्टम वोल्टेज इंटू फॉल्ट करंट से ऐसा करके भी हम फॉल्ट MVA निकाल सकते हैं। तो √3 और सिस्टम वोल्टेज जो है यहाँ पे लाइन टू लाइन वोल्टेज लेना है और ये वोल्टेज वो वोल्टेज लेना है जिस साइड में फॉल्ट हुआ है। तो फॉल्ट 33 के भी साइड में हुआ है, इसलिए सिस्टम वोल्टेज जो है वो 33 इंटू 1000 यानी 33,000, 33 के भी यानी कि 33 इंटू 1000। और जो फॉल्ट करंट है ये एम्पियर में था हमारा 208 एम्पियर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें 11.88 MVA प्राप्त होगा। ये हमारा फॉल्ट MVA प्राप्त हुआ, ये 3 फेज फॉल्ट MVA और ये भी 3 फेज फॉल्ट MVA था। तो इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। थैंक यू।